पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हम इसके 4th टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं, जो था यह तो प्रतिक्रांति है। इसके जरिए हमने जाना कि क्रांति और प्रतिक्रांति के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्रांति जहां एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित आंदोलन होती है और ये उग्र सामाजिक परिवर्तन की मांग करती है जिससे सबसे निचले तबकों को भी लाभ पहुंचाया जा सके, वहीं प्रतिक्रांति जो है इसके ठीक उलट काम करती है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसमें विकास जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लगता है। इसे एक बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से किशन पटनायक जी ने समझाया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो एक प्रतिक्रांति है। ये देश को गर्त में ले जाने जैसा है। उसके बाद वे बात करते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कि किस तरीके से इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर, और नई नई टर्मिनोलॉजीज इजाद की जा रही हैं। देश में गरीबी स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे आर्थिक उन्नति का नाम दिया जाता है, क्योंकि पहले जो चीजें लग्जरी में काउंट होती थी अब वही चीजें जो है नेसेसिटी बन गई हैं। तेल, साबुन, शैम्पू से लेकर टीवी, फ्रिज, मोबाइल तक सारी ही चीजें अब हमारी जरूरत की चीजें हो गई हैं। तो कह सकते हैं कि लोगों की खरीदने की जो दर है वो पहले के मुकाबले बढ़ी है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि कैपिटलिज्म जब बढ़ता है तो उसे हम आर्थिक उन्नति में शुमार कर लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे किसी भी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक या शैक्षणिक उन्नति हमारी नहीं होती है। एक और मामूली से एग्जांपल से इसको समझते हैं। भारत तकनीक में बहुत आगे निकल गया है। हम चंद्रयान को चांद के ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन सीवर की सफाई के लिए तकनीक का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हम आज भी सीवर में जो है वो लोगों को उतारते हैं, जो बड़ी तादाद में निचले तबकों के लोगों की मौत का सबब बनता है। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। विशिष्ट लोगों का मत परिवर्तन होता है परिस्थितियों के दबाव से या ताकत पर न्यस्त स्वार्थों के निर्देश से। कब यह दबाव परिस्थिति का है और कब स्वार्थ का कहना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम मीडिया हाउसेस के एग्जाम्पल ले सकते हैं। किस तरीके से पत्रकारिता को किसी भी देश में एक चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन यदि यही चौथा स्तंभ बिक जाए, हमारे देश में इसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, तो तब किस तरह की उन्नति होगी ये आप समझ सकते हैं। हमारे महान अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ और वित्त मंत्री आज जिन सुवर्ण सिद्धांतों का उपदेश दे रहे हैं, मंत्री बनने से पहले वे खुद उसके आलोचक थे। तो यहाँ पर ये भाजपा का चरित्र भी शो करता है। भाजपा के सदस्य हर बात में कांग्रेस को गलत ठहराते हैं कि लिबरलाइजेशन ये लोग लेकर आए, ग्लोबलाइजेशन ये लोग लेकर आए, प्राइवेटाइजेशन भी इन्होंने शुरू किया, जबकि ये बात सही नहीं है। 13 सितंबर 2023 का जो खास विमर्श वाला वीडियो है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी करी थी, चंद्रभान जी और रतन जी के सौजन्य से आप लोगों को इस बात का तो अब पता चल गया होगा कि प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ किसी भी सरकारी संस्थान का। वो शुरू हुआ है भाजपा के कार्यकाल में, और सबसे पहली जो कंपनी है भारत सरकार के, वो 2000 में प्राइवेटाइजेशन उसका किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो दोबारा सुन सकते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत और भारत जैसे मुल्कों को वह निर्यातोन्मुख विकास नीति, विदेश मदद पर अधिक निर्भरता, मुद्रा के अवमूल्यन लगातार घटता हुआ स्तर, और ये स्तर इस कदर घट चुका है भाजपा के कार्यकाल में कि अब बांग्लादेश का टका भी हमारे रुपए से ज्यादा मजबूत है डॉलर के मुकाबले। विश्व बैंक मुद्रा कोष के राजनीतिक उद्देश्यों आदि के बारे में चेतावनी देते थे। अभी तक उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किन परिस्थितियों के दबाव से या कौन सी बौद्धिक प्रतिक्रियाएं चलाकर वे अपनी समझ बदल चुके हैं। अगर विशेष अनुसंधानों के द्वारा उन्हें नए निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं तो उनका मत परिवर्तन जायज माना जाए, मगर इस बारे में वे चुप्पी लगाए हुए हैं। स्पष्ट है कि संचार माध्यमों द्वारा थोपा गया जनमत सिर्फ एक वक्ती फैशन के तौर पर चलेगा। उसका नयापन टूटा नहीं कि उसकी बस्तूरती दिखाई देने लगेगी, और तब बुद्धिजीवियों का समर्थन सियारों का हुआ मालूम पड़ेगा। लेकिन ये सियार आज भी लगातार हुआ कर रहे हैं। मणिपुर की घटना हुई, नूह की घटना हुई, लेकिन मीडिया ने इसे किस तरह कवर किया ये हम सब जानते हैं।
कहा जाता है कि समूची दुनिया में समाजवाद और सार्वजनिक क्षेत्र विफल हो गए हैं, अतः खुला बाजार सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। एक क्षण के लिए हम मान भी लें कि सारी दुनिया में समाजवाद विफल हो गया है, लेकिन यह निष्पत्ति कहां से बनती है कि पूंजीवाद श्रेष्ठ है। समाजवाद यदि फ्लॉप हो गया है तो पूंजीवाद बहुत अच्छी चीज है, ये निष्कर्ष कहां से आता है? ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि राम गोरा है, रहीम गोरा है, इसलिए दोनों का रूप जो है वो समान है। इस तरह के जो कंफ्यूजन है ना, इल्यूजन्स हैं, ये क्रिएट किए जाते हैं संचार माध्यमों से। इतिहास की असलियत तो यह है कि पूंजीवाद की विफलताओं से मानव समाज को बचाने के लिए मानवीय बुद्धि ने समाजवाद, साम्यवाद का उपाय ढूंढा था। अगर ये विफल हुआ तो हुआ, लेकिन इस विफलता से पूंजीवाद कैसे साफल्य मंडित हो जाएगा? कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ऊपर लोगों ने जनता दल को पसंद किया था, अब जनता दल भ्रष्ट हो गया है तो कांग्रेस को कैसे खांटी कहा जाएगा? संचार माध्यमों का तर्कशास्त्र ऐसा ही होता है। तो कह सकते हैं कि हमारे से पहली पीढ़ी हमसे ज्यादा समझदार थी। 2 ही साल के अंदर उन्होंने जनता दल की सरकार को भी उखाड़ फेंका और फिर से इंदिरा की कांग्रेस को स्थापित कर दिया, और हम लगातार 10 साल से सरकार को झेल रहे हैं। और इसकी प्रतिक्रांति के जो नतीजे, जो रुझान अब आ रहे हैं 10 साल बाद, वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या सचमुच समाजवाद हमेशा विफल रहा है और पूंजीवाद सब जगह सफल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के वक्त जो रूस यूरोप का पिछड़ा और पराजित मुल्क था, 30 साल के समाजवादी नियोजन से विश्व की दूसरी महाशक्ति बन गया और आधी दुनिया पर उसका दबदबा रहा। हमारे पड़ोसी चीन का भविष्य क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक के लेखा जोखा में उसकी तरक्की भारत से ज्यादा मानी गई है। और ये तरक्की इतनी ज्यादा हो गई है कि हम हर चीज पर जो है वो चीन पर निर्भर होने लगे हैं। कहने को तो चीन का टिकटॉक और दूसरे चीनी गेम्स जो हैं वो बैन हो गए हैं इंडिया में, लेकिन पीछे से अडानी चीन के साथ मिलकर जो तगड़ा गेम खेल रहे हैं वो अभी आम जनता की समझ में नहीं आ रहा है, हिडनबर्ग रिपोर्ट के आ जाने के बावजूद भी और सेबी के रिपोर्ट्स के बावजूद भी। तो किस तरह से दोहरे मापदंड चल रहे हैं अपनी ही देश की जनता के साथ। इसके पीछे खुला बाजार नहीं, नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था है। माओ ने चीनी समाज में विलास व्यसनों पर जिस तरह प्रतिबंध लगाया था, उसका प्रचार अब भारत के संचार माध्यमों ने किया होता तो भारत के जनसाधारण के मन में आग लग गई होती। दूसरी ओर औपनिवेशिक दासता से मुक्त कौन सा देश है जिसकी समृद्धि पूंजीवादी तरीकों से हुई है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, ब्राजील, फिलीपींस, पेरू, इन सब की हालत भारत जैसी या उससे भी बदतर है। जो लोग हांगकांग, ताइवान या दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हैं वे नहीं जानते कि वे सब राजनीतिक घटनाएं हैं, आर्थिक घटनाएं नहीं। शीत युद्ध के जमाने में कम्युनिस्ट एशिया के हाशिए पर कुछ छोटे इलाकों को अपनी कूटनैतिक घाटी बनाने के उद्देश्य से अमेरिका ने वहां बेहद पैसा लगाया था। तो आज जो हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हैं कि ये लोग बहुत उन्नति कर गए हैं, तो उसके पीछे उनकी आर्थिक नीतियां नहीं हैं, राजनीतिक कारण हैं, पॉलिटिकल कॉजेज हैं कि अमेरिका ने बहुत सारा पैसा जो है इन देशों में पंप किया है इनको डेवलप करने के लिए, ताकि उसमें अपने बंकर्स वो तैयार कर सके। तो इसके पीछे विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारण हैं। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जो अभूतपूर्व समृद्धि मिली है उसे पूंजीवाद की देन कहकर शास्त्र लिखना अक्षम्य अपराध है। इन देशों की समृद्धि के पीछे साम्राज्यवाद का लंबा हाथ है। अगर साम्राज्यवाद का लंबा हाथ ना होता तो इन मुल्कों का इतिहास, अर्थनीति, भूगोल सब कुछ भिन्न किस्म का होता। तो बहुत अच्छी बात वे यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी आज हम विकसित देश में जिन्हें मानते हैं उन्होंने साम्राज्यवाद के जरिए दूसरे देशों में उपनिवेश बनाकर उनमें खूब लूट खसोट करके अपने आप को रईस बनाया है।
साम्राज्यवाद रहित पूंजीवाद सिर्फ गरीबी, विषमता और तानाशाही पैदा कर सकता है। दरअसल पूंजीवाद में विकास की आंतरिक शक्ति नहीं होती है, बाह्य शोषण या बाहर की कृपा से उसकी विकास शक्ति बनती है। तो दुनिया में तो ये साम्राज्यवाद शायद अभी इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है, सामंतवादी व्यवस्था अभी इंट्रोड्यूस हुई होगी, लेकिन भारत में तो ये हजारों साल से चली आ रही है। जनता का शोषण और किसानों का शोषण यहाँ हमेशा होता रहा है, और जो रही सही कसर थी वो मनुवादी व्यवस्था ने पूरी कर दी। साम्राज्यवादी पूंजीवादी शक्तियां कभी कभी अपने अपने व्यापार या कूटनीति के प्रसार के लिए ताइवान, हांगकांग या दक्षिण कोरिया बना लेती हैं। सारे विश्व को वैसा नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए उतनी पूंजी नहीं है और ना ही उतना कच्चा माल है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से नाकामयाब रही। सार्वजनिक क्षेत्र संपूर्ण रूप से विफल हैं, लेकिन दूसरा सवाल भी पूछा जाना चाहिए, क्या निजी क्षेत्र सफल है? पब्लिक सेक्टर जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, ऐसा बोलकर सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन करना क्या समस्या का हल है? क्या ये कहा जा सकता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी चीज है और इस देश में वो सफल है, भारत जैसे गरीब देश में? बात तब पूरी होगी जब निजी औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी उतनी ही कड़ाई से कसौटियां लागू की जाएंगी। मतलब प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी मनमानी बंद हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर शिकंजा कसा जाए, तब जाकर ये सार्वजनिक क्षेत्र से भी ज्यादा सफल माने जा सकते हैं। इनमें भी आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र की सफलता जांचने के लिए निम्नलिखित कसौटियां होंगी। पहला, भविष्य के विकास के लिए अभी से एक मजबूत ढांचा बनाए रखना। विद इन ब्रैकेट याद रहे कि भारत के निजी उद्योग ने 1947 में ही इस दायित्व से अपने को अलग कर दिया था। टाटा प्लान इसी दृष्टिकोण का दस्तावेज है। 2, जनसाधारण की जरूरत की चीजों का पर्याप्त परिमाण में उत्पादन करना, समान अच्छे गुण का हो और उचित मूल्य पर बिके। कुछ चुने हुए सामान का अधिक उत्पादन कर निर्यात व्यापार को पुष्ट करना। चौथा, जल कल्याणकारी कामों तथा प्रतिरक्षा खर्च के लिए पर्याप्त साधन सरकार को मुहैया कराना। मतलब फूड, एजुकेशन और हेल्थ की गारंटी जो है वो किसी भी देश में सरकार की होती है। 5वां, रोजगार पैदा कर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना, क्योंकि जिस क्षेत्र में उद्योग होगा रोजगार पैदा करना उसी का काम होगा। तो सब कुछ प्राइवेट आप कर देंगे और समाज के निचले तबकों को और ज्यादा शोषित करके गरीब बना देंगे, तो क्या उससे प्राइवेटाइजेशन अच्छा माना जाएगा? 6, अगर सरकार का नियंत्रण नहीं चाहिए तो सरकार पर बोझ भी नहीं होना चाहिए और उससे रियायतें भी नहीं लेनी चाहिए। यानी बिना उचित मूल्य दिए सरकार से जमीन, बिजली आदि भी नहीं लेनी चाहिए। और आज मोदी काल में ये सब कुछ हो रहा है। अडानी अंबानी को कहते हैं ना, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। हजारों एकड़ वर्ग की जमीन इन्हें सैंक्शन की जा रही है औने पौने दाम में या मुफ्त में, यूं ही बतौर गिफ्ट। और चीन से जो व्यापार हो रहा है अडानी का, ये सेबी के रिपोर्ट में अभी सब कुछ हाल फिलहाल ही हम लोगों के सामने आया है। अगर उपरोक्त कसौटियों पर खरा उतरने का संकल्प निजी क्षेत्र करता है तो शुभमस्तु, उसका स्वागत होना चाहिए। पिछले 4 दशकों में जिन क्षेत्रों ने निजी उद्योग का एकाधिकार रहा है उनकी उपलब्धियां क्या हैं, इसका मूल्यांकन इस किताब का विषय नहीं है। पाठक स्वयं उसकी समीक्षा करें और इसी आधार पर यह फैसला भी करें कि अभी जो कुछ चल रहा है वह प्रगति है या प्रतिक्रांति है। तो अब मैं भी इसे अपने श्रोताओं के विवेक पर छोड़ती हूं। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। अब तक का जितना भी एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है इस एपिसोड में, उसके आधार पर तो यही लगता है कि विकास जो है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है और सरकार की जो मंशा है वो यही है कि वेदों की ओर लौट चलें, लोकतंत्र की जगह जो है वो राजतंत्र स्थापित हो जाए। सिंगोल तो पहले ही स्थापित हो चुका है सिंबॉलिक तौर पर। तो कह सकते हैं कि इस तरह देश जो है वो प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है। 2024 संभवतः आखिरी मौका हो इस देश में क्रांति लाने का।
तो इन्हीं सब रोशनियों के आधार पर आप लोग अपना चिंतन मनन करते रहिएगा। और आपको इस एपिसोड से क्या समझ में आया, ये कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले विमर्श के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।